I welcome you all to Inspired Corner. In this session, we will read third chapter, Glimpses of the Past from Honeydew. This chapter was written by S.D. Sawant. He took these glimpses from our freedom movements. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसका जो नेम है उसका मतलब समझना होगा, उसके मीनिंग को समझना होगा। ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट मतलब अतीत की कुछ झलकें। तो जो हमारा अतीत है, जो हमारा इतिहास है, उन्होंने उनके कुछ झलक, उनको संक्षेप में यहाँ पर दर्शाया है, जिससे कि हम जान सकें कि हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में क्या क्या घटनाएं घटी थी। और ये कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है कि हिस्ट्री समझ के आप लोग सोचो कि बोरिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग चैप्टर है। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पस of the history of our country from 1757 to 1857। अब क्या है पहली लाइन में, यहाँ पर कुछ चित्र में झलकियाँ और कब से कब तक, 1757 से लेकर 1857 तक हमारे देश की जो हिस्ट्री में, इतिहास में जो घटनाएं घटी थी, उन घटनाओं का चित्र में दर्शन हम यहाँ देखेंगे। उन झलकियों को हम यहाँ पर जानेंगे। These pictures and speeches bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 87। अब ये क्या चीज़ें, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं और कुछ स्पीच बबल्स हैं। अब स्पीच बबल्स क्या है? क्लाउड्स हैं जिनमें उन पिक्चर से रिलेटेड वर्डिंग्स लिखी हुई हैं, उन कुछ शब्दों को उनसे क्लियरिफाई किया, उनसे बताया गया है कि आप लोग जो पहली वर्ल्ड वार, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जो 1857 में, उसको होने का क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थी कि वो हुआ। यहाँ पर वो पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स, ऐसी पिक्चर्स दी हुई हैं और स्पीच बबल्स दिए हुए हैं जिनसे हम ये जान पाएंगे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में था, किन परिस्थितियों से हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द मार्टायर्स। मार्टायर्स क्या होते हैं? जो हमारे शहीद हुए हैं, देशभक्त हैं, उनको बोलते हैं मार्टायर्स। अब क्या है? एट अ फंक्शन इन दिल्ली। अब यहाँ एक पिक्टोरियल ग्लिम्पस दिया हुआ है, इसमें एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर एक लेडी है, उसके हाथ में पेपर है और लोग बैठे हुए हैं। एक और नीचे भी एक पिक्चर दी हुई है, और जो ऊपर वाली पिक्चर है जिनके हाथ में पेपर है, वो लता मंगेशकर जी हैं। वो हमारी गीतकार, बहुत, वो कौन है? लता मंगेशकर। और जो बैठे हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं और इंदिरा गांधी जी हैं। और दूसरी पिक्चर में नीचे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, लाला लाजपत राय, और ऐसे बहुत सारे अनगिनत मार्टायर्स हैं। बहुत सारे हमारे देशभक्त हैं जो शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान गंवा दी है। अब हम पढ़ते हैं क्या स्पीच बबल है। एट अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में एक फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है? देखो, अब लता मंगेशकर जी क्या बोल रहे हैं? ओ माय कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियंस मार्टायर्स। अब ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आप सबने सुना होगा। ये उस गाने की पंक्तियां हैं जिन्हें इंग्लिश में यहाँ लिखा गया है। ओ माय कंट्रीमैन, ओ मेरे वतन के लोगों, लेट योर आईज
फिल विथ टीयर्स, जरा आंख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। याद आया ना आप लोगों को ये सॉन्ग, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, याद करो उनकी जो शहीद हुए हैं, उनकी तुम याद करो कुर्बानी। अब सेकंड वो है नंबर 2 पर क्या है, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब कंपनी कौन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और इसमें क्या दिया हुआ है 1757 टू 1849। अब क्या हुआ था जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और क्या घटनाएं घटी हुई थी, अब इन पिक्टोरियल्स और स्पीच बबल्स में हम ये जानेंगे। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है, विजय, कैसे कंपनी की जीत भारत में हुई थी। अब फर्स्ट पिक्चर क्या है, इंडिया का नक्शा दिखाई दे रहा है, और इसमें इंडिया कैसा दिखाई दे, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा है, नेपाल बांग्लादेश भी क्या है, भारत का एक हिस्सा है। ये पुराना भारत का एक की पिक्चर आ रही है, और इस पिक्चर में पिंक कलर है, पिंक कलर किसका है, ब्रिटिश टेरिटरी, जहां पर ब्रिटिश कंपनी का राज था, और येलो क्या है, इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय राजाओं का राज था। इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि छोटे से हिस्से में ही ब्रिटिश कंपनी का राज था, पर शुरू हो गया था, और ये कब की पिक्चर है, इन 1765 की पिक्चर है, और अधिकतर हिस्सा कहाँ किसके पास था, भारतीयों के पास। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century India। अब क्या है, with its superior weapons, अब कौन कौन से वेपन्स थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास, नंबर है उनके पास बहुत सारी वेपन्स थी। एक तो उनके पास अच्छी सेना थी, और उनके पास बंदूक, ये लेटेस्ट वेपन्स थे, और दूसरा क्या था, उनमें एक चालाकी थी, क्लेवरनेस थी उनके माइंड में, और तीसरी उनमें क्या थी, उन्हें भारतीयों को कैसे, भारत को कैसे जीतना है, इसकी समझ भी उनमें थी। ये उनके सुपीरियर वेपन्स थे। एक यही नहीं था कि उनके पास आर्मी थी, उनके पास क्लेवरनेस और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सारे उनके वेपन्स थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन वेपन्स से क्या किया, 18वीं शताब्दी तक भारत में अपना राज्य, एक्सटेंडिंग इट्स पावर, अपनी जो शक्तियां थी सारी फैला दी थी। अब सेकंड में क्या है, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब शॉर्ट साइटेड क्या होता है, दूरदर्शित नहीं थे। जो भारत के प्रिंसेस थे, जो वहाँ के राजा थे, वो दूरदर्शी नहीं थे, वो सिर्फ पास की चीज़ों को ही देखते थे, दूर की चीज़ों को वो नहीं देखते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब देखो एक राजा क्या कह रहा है, अब जो राजा बहा है उसने क्या कर दिया है, उसने लड़ाई शुरू कर दी, और एक भारतीय राज्यों में क्या था, वो आपस में लड़ते रहते थे, कभी भी शांत नहीं बैठते थे, वो एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, एक दूसरे के राज्य पर अपनी जीत हासिल करना चाहते थे। और इस अब एक राजा क्या बोला, राजा बहा ने क्या कर दिया, दोबारा से लड़ाई शुरू कर दी, अब स्टार्ट। और इसलिए जो इंग्लिश मर्चेंट है, जो इंग्लिश अंग्रेज व्यापारी है, उनको बुलाओ, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और वो मेरी सहायता करेंगे उसको हराने में। अब देखो राजा शॉर्ट साइटेड था, मतलब दूरदर्शिता से नहीं देख रहा है, बस वो क्या देख रहा है कि मुझे राजा बहा को हराना है, और वो हमें कैसे भी हराना है, इसके लिए चाहे हमें ब्रिटिश मर्चेंट्स, जो अंग्रेज व्यापारी है, उन्हें भी बुलाना पड़े तो हम बुलाएं, पर इसकी दूरदर्शिता नहीं देख रहे थे कि बाद में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्क्वेस्ट फाइट्स, और जो लोग थे द पीपल्स, लोगों को भी बिल्कुल भी शांति नहीं थी, इस तरह की जो जीत की, एक दूसरे पर जीत की जो लड़ाइयाँ थी, इनके कारण कोई भी आदमी
उस समय भारत में शांति से नहीं रह सकता था। अब सेकंड पिक्चर क्या है? द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब जो आपस में रिवेलरीज, एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे को हराने के जंग में जो प्रिंस थे, ये जो राजा थे, उन्होंने क्या की, इस तरह से उन्हें ब्रिटिश कंपनी को बुला के हेल्प मांग के उन्हीं की एक हेल्प कर दी, उन्हीं की सहायता कर दी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में। इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, और उन्होंने इस ढंग से एक एक करके सबको अपने अंदर राज्य में कर लिया। एक एक राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज्य बना लिया एक दूसरे। फिर क्या हुआ? अ फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल द डेड फाइटिंग। अब पर कुछ दूरदर्शी राजा भी थे जो दूर तक देखते थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे ही एक राजा थे मैसूर के टीपू सुल्तान, और उन्होंने देखा कि इससे हमारे देश का कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ाई करते रहे। वो तब जब तक जीवित रहे वो अंग्रेजों के साथ लड़ते ही रहे। अब देखो, अब दो तरह के लोग दिखाई दिए हैं। कैसे? एक तो एक दूसरे पे जीत हासिल करने के लिए दूरदर्शिता से काम लेते, उन्होंने इनकी सहायता ली, और दूसरे जो दूरदर्शिता से देख रहे थे वो उनसे अंत तक लड़ते रहे। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट दिस कॉन्सिक्वेंस? अब जो ये जीत थी ब्रिटिश कंपनी की, उसके ऊपर लोगों की क्या रिएक्शन था, क्या उनकी राय थी, अब हम उन्हें जानेंगे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब जो कुछ लोग थे जो दूरदर्शिता से काम नहीं लेते थे, वो कैसे थे? पहले हम इनकी बात करेंगे। भगवान का धन्यवाद है कि अब तो हमारे देश में शांति आ गई, कि जो ये ब्रिटिश कंपनी है, जो ये आए हैं, ये हमारे देश में हमें लड़ाइयों से मुक्ति दिलाएंगे और देश में शांति स्थापित रखेंगे। और जो ठग्स, जो चोर अपराधी किस्म के लोग हैं, जो ये लूटपाट कर रहे हैं, इनसे भी हमें बचाएंगे। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। ये भगवान ने ये तो अपने ही दूत भेज दिए हैं ब्रिटिश को। अब क्या बोल रहे हैं वो? कि भगवान के दूत हैं जो हमारे देश में शांति से व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। जो हमारी डेस्टिनी है वो भगवान के साथ लिंक हो गई, जुड़ गई है। और अब ये जो दूरदर्शिता से काम लेते जो दूसरे थे, वो अब इस बारे में कैसा सोचते हैं? द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब वो दूसरे जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? जो ये अंग्रेज है, वाइट मैन है, ये हमारे राजाओं को मार रहे हैं या डेथॉन्ड कर रहे हैं, उनसे सिर से ताज को उतार रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ जो राजा हैं वो अच्छे नहीं है, पर आखिर हैं तो वो हमारी इस धरती के ही राजा, वो हमारे ही हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। और अब हम जो फॉरनर्स हैं, जो ये विदेशी हैं, इनके हम गुलाम बन जाएंगे। अब थर्ड क्या है? ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब हम थर्ड क्या पढ़ेंगे? जो ब्रिटिश रूल है, वो 1765 से लेकर 1836 तक रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage। अब भारत में जो रिलीजियस गुरु थे, जो धर्म गुरु थे, वो
अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, एक दूसरे को छूने की जो वो थी छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज बाल विवाह पर अपने उपदेश देते थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। और देखो हमारे लिए जो धर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आज के समय में भी, तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा कट्टर था। तो वो क्या प्रीच देते, क्या उपदेश देते कि कोई भी समुद्र पार करके दूसरे देश को जाएगा तो वो अपना रिलीजन, अपने धर्म को उसे छोड़ना पड़ेगा, उस वो हमारे धर्म से विमुख हो जाएगा। अब देखो दूसरे, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन। और एक और क्या धर्मगुरु क्या दे रहा है कि जितने भी दुख हैं इस संसार में वो सारे के सारे औरत के कारण है, वुमेन के कारण है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियन had lost self-respect. The British scorned them. अब देखो ना, इन सब के कारण एक सबसे बड़ी सच्चाई थी कि जो भारतीय थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान खो दिया था, और ब्रिटिश स्कॉर्न देम, और ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने इस चीज़ को जान लिया था। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। अब क्या बोल रहे हैं देखो, पिक्चर में एक जो स्पीच बबल है इसमें एक अंग्रेज क्या बोल रहा था, नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। मतलब यह है कि तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तुम ईमानदारी पर, तुम्हारी पर विश्वास नहीं किया जाता। और देखो इंडियन जो व्यक्ति है, भारतीय है, वो हाथ जोड़ के ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, वो कह रहे हैं आप सच कह रहे हो श्रीमान जी, पर मैं ईमानदार हूं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विकली प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्सेस फार्मर्स टू अमेंडन देयर फील्ड्स। अब जो ये मर्चेंट्स थे, जो ये व्यापारी थे अंग्रेज, ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी प्रॉफिट लाभ कमाना चाहते थे। उन्होंने इसलिए क्या किया, उन्होंने किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए, जिससे उन्हें अपने खेत भी इन्हें देने पड़े। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप। अब वो क्या कह रहा है देखो इधर, कि आपका जो व्यक्ति था वो मेरी फसल टेकिंग ऑल माई क्रॉप, वो मेरी सारी की सारी क्रॉप ले गया, मेरी सारी फसल ले गया है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अब वो क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश जो रूल था उन्होंने क्या कहा कि पर तुमने अपनी फसल तो दे दी, पर जो तुम्हारा एरियर है, जो तुम्हारे टैक्सेस हैं, ये अभी भी बचे हुए हैं, और अगर तुमने इसे पूरा नहीं दिया तो मैं अगले सप्ताह तक नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब उन्होंने कुछ और ढंग भी अपनाए जिससे उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, और ज़्यादा लाभ होने लगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। अब उन्होंने क्या किया, जो गुड्स, जो सामान इंग्लैंड में बनता था उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी, मतलब जब वो भारत में लाया जाएगा, ब्रॉट इनटू, व्हेन ब्रॉट इनटू लाया जाएगा तो उन पर कोई ड्यूटी, उन पर कोई भी कर नहीं लगेगा। अ गुड आइडिया, दूसरे बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने अपने नए लॉज, नए कानून बनाने शुरू कर दिए जिससे जो भारतीय उद्योग था इसे खत्म किया जा सके। अब देखो, इनवेटिवली फेमिनिस्ट फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836, 15 लाख इंडियन डाइड ऑफ स्टारवेशन। 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस। अब जो ये थे ब्रिटिश कंपनी थी, इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो योजनाओं थे, इससे जो भारतीय आर्टिशियंस थे, जो यहाँ के कार्य करता थे, बिजनेस थे, वो सब के सब खत्म हो गए।
थैंक यू स्टूडेंट्स।